था, द्रविड़, या ये सारी चीज़ें जो भी थी। मेजर फिजिकल डिविजन्स हमने पढ़े थे, वो 3-4 डिविजन्स। उसके बाद हिमालयन रेंजेस पे हम बात कर रहे थे, कुछ मेजर पासेस की भी हमने बात की थी। तो इसके बाद हिमालय रेंजेस को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको चूंकि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो एक सेगमेंट तो हमने देखा, जब हम मान लो कि हिमालय को हम ड्रॉ करते हैं, और अगर हम इंडिया के मैप में अगर हिमालयास को थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें, तो हिमालयास आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर रेंज में पड़ता है। पेन चेंज करता हूं मैं, ये वाला रेंज, ऐसा कुछ है हिमालयास का। तो एक तो बात ये है कि आप, एक चीज मैं इसको बताना भूल गया था कि ये जो सिंटेक्सियल बेंड यहां पर आपको दिख रहा है, ये हमारे, अगर हम इसको इधर साइड से देखते हैं, मतलब कि हम अपने सदर्न साइड से देख रहे हैं, मतलब सदर्न रीजन में खड़े होकर देखते हैं, तो जो हिमालयास है वो कॉन्वेक्स शेप्ड दिखता है। ठीक है, ये बल्जिंग जो होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। और जब भी हम, या तो हम यूं कहें कि हम जब हिमालय को उसके नॉर्थ फेज में देखते हैं, या फिर हम सिंपल सा साउथ फेज ही लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो हिमालयास का साउथ फेज अगर हम देखते हैं तो वो हिमालयास के साउथ कॉन्वेक्स शेप्ड होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान देनी चाहिए। इसके बाद एक यहां पर होता है सिंटेक्सियल बेंड। सिंटेक्सियल बेंड्स के कारण क्या होता है कि ये इस तरीके से आता है, मतलब कि जो हिमालय अभी तक हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता था, वो अब नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में चला गया है। तो ये जो चेंज होता है, कौन से पॉइंट पर चेंज होता है। और इसके अलावा ये तो हो गई हिमालय की बात, जिसमें हमने अगर क्लासिफिकेशन किया था तो हम देख रहे थे कि हमने इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया था, कि ऊपर वाला रीजन जो है वो ट्रांस हिमालयास है, फिर एक सेक्शन है वो ग्रेटर हिमालयास है जिसको हमने हिमाद्री बोला था, फिर एक लेसर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, लोअर हिमालयास जिसको हमने हिमाचल का नाम दिया था, और सबसे नीचे आके यहाँ पर शिवालिक्स था। तो एक कंफ्यूजन लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताई थी आपको कि शिवालिक्स में लिखा हुआ था कि 2400 किलोमीटर तक का एक्सटेंशन है यहाँ पर, जिसको बताया गया था कि हाँ असम तक और अरुणाचल प्रदेश तक भी ये जाता है। तो एक्चुअल में इसका मैंने कॉन्क्रीट बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े, बहुत सारी जगह पर सर्च किया, इंटरनेट इधर उधर देखा, कोई भी एग्जैक्ट डेटा मिल नहीं रहा है ऐसा। कहीं जगह लिखा हुआ है कि असम तक जाता है, कई जगह लिखा हुआ है। एक जगह जो सबसे प्रोमिनेंट, जैसा कि मुझे लगता है कि जो सबसे सही होगा हमें समझने के लिए, यहाँ से भी हम इसको पिक्चर्स वगैरह में भी देखेंगे कि नेपाल के बीचों बीच में एक यहाँ से रिवर फ्लो होती है, गंडक। आपको भी पता होगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये गंडक रिवर जो है ना, यहाँ तक प्रोमिनेंट फीचर दिखता है शिवालिक का। इसके बाद शिवालिक जो है वो बहुत ही लोअर रेंज में रहती है, इतना कम रहती है कि दिखती नहीं है। तो अगर बात करें प्रेजेंस की, तो हाँ ऑब्वियसली प्रेजेंस की हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए फीचर, एज ए माउंटेन हम उसको बुला नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत सारे सोर्सेज उसको माउंटेन नहीं मानते हैं, बहुत सारे सोर्सेज उसको भी माउंटेन मानते हैं। तो हम बेसिकली यही देखते हैं कि हमारा इस रीजन से, मतलब ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे, या फिर सॉरी लेसर हिमालय के जस्ट नीचे शिवालिक्स जो होते हैं, वो अपने इधर साइड से, मतलब जम्मू कश्मीर के थोड़े से इधर रेंज से स्टार्ट होकर यहाँ गंडक रिवर तक आते हैं। तो इनको ही हम प्रोमिनेंट रीजन में मानेंगे शिवालिक्स को, और उसके फर्दर बियॉन्ड हम शिवालिक कंसीडर नहीं करेंगे। और कभी क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होकर ये आंसर करेंगे कि हाँ शिवालिक को कौन से रेंज में देखना है। अगर क्वेश्चन इस हिसाब से होगा कि एक्सटेंशन पूरा है तो हम देखेंगे, क्योंकि क्या होता है यूजुअली, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में भी बनाया है कि हिमालय जो इसका विड्थ है वो विड्थ इस डायरेक्शन में देखा जाए, या फिर हम अगर वेस्टर्न साइड ऑफ हिमालय को देखते हैं तो ये वेस्टर्न ब्लॉक जो है ना, ये काफी चौड़ा है, काफी मोटा है, सॉरी और नीचे तक आता है, ये काफी मोटा है इधर। लेकिन जब हम इसके ईस्टर्न बॉर्डर पर जाते हैं तो ये काफी नैरो हो जाता है, काफी पतला हो जाता है। तो यहाँ से चीजें मर्ज होनी स्टार्ट होती है। इवन गंडक के बाद से भी जो हमारा शिवालिक है वो लेसर हिमालय में मर्ज हो जाता है। जो हम मिडिल हिमालय में महाभारत रेंज की बात कर रहे थे, आप लोग को याद होगा, तो महाभारत रेंज अभी आज मैं आपको फोटोज वगैरह दिखाऊंगा, पिक्चर्स दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि आप खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि महाभारत रेंज जो है वो शिवालिक का कॉन्टिन्यूएंस है कि लेसर हिमालय, मतलब कि हिमाचल माउंटेन का कॉन्टिन्यूएंस है। तो ये कुछ कंफ्यूजन होते हैं। और प्लस मैं एरियल व्यू भी देख रहा था, आप भी अगर कोशिश करना मैप में देखना, जम्मू एंड कश्मीर का मैप उठा के देखो, उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा रेंज कहां पे है। तो एक्जैक्टली देखो, कुछ भी कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, हम एक रफ स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। और यही एक रीजन है कि यूपीएससी भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता इसके साथ। सिंपल सा उसका एक फंडा है, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। उसमें सिंपल सी यही है कि ट्रांस हिमालयास के जो 3 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, और उसके नीचे फिर ग्रेटर हिमालय से स्टार्ट होता है। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमको ये भी समझ में आता है कि यहाँ पर जो हिमालय माउंटेन है, कभी कभी जांस्कर रेंज जो है वो ग्रेटर हिमालय के अंदर मर्ज हो जाता है। तो अब फिर से कंफ्यूजन हो सकती है कि ये जांस्कर रेंज है कि ये हिमालयन रेंज है। तो इस बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स पर इतना कीनली हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये सारी चीजें खुद में डिफाइंड नहीं है। बहुत सारे सोर्सेस मैंने देख लिए हैं, और इवन हमें पीएचडी नहीं करनी है इन सारे सब्जेक्ट्स में, हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। और इनको हम साथ में रिफर करेंगे फिर से जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में हम रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं, और यहाँ से इंडस रिवर जो है इसका प्रोमिनेंट रोल है कि ये जम्मू एंड कश्मीर से कहाँ से होकर जाती है। तो इंडस रिवर सिस्टम को हम पढ़ेंगे तो फिर से एक बार इनके रिविजन हो जाएंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे थे कि हमने आज या अपने पिछले लेक्चर में इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके देखा था, और आज हम इसको वर्टिकल डिवीजन में देखते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का एक माउंटेन रेंज देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से कुछ यहाँ तक का देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे कुछ डिवाइड करके हम वर्टिकल डिवीजन में हिमालय को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कुछ चीजें जो लास्ट लेक्चर में छूट गई थी, जैसे कि ट्रांस हिमालय जिसके ऊपर अभी हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ पूर्वांचल हिमालय जो ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। इन 2 टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम इसको वर्टिकली डिवाइड करके देखेंगे, और फिर उसके बाद हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये 3 मेजर रिवर्स हैं, अपने आप में पेरेनियल रिवर्स हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, और पूरा नॉर्थ प्लेन बनाने का जो हिस्सा है वो इनके ही
अंदर आता है। इवन अभी हम पढ़ेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है नॉर्थ प्लेन को फॉर्म करने में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक्स ट्रांस हिमालयस वाला पोर्शन जो कि हमें स्टार्ट करना था उसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालयस जैसा कि 3 नाम हमने कल भी पढ़े थे, के, एल और जेड प्लस। इसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जंस्कर रेंज। जैसा कि मैंने बताया कभी-कभी ये एन यहाँ पर लिखते हैं और कभी-कभी नहीं लिखते हैं, तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स दोनों ही करेक्ट हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो 3 चीजें। अच्छा, कल एक और चीजें मैंने थोड़ी सी गलत बता दी थी, वो मैप के अकॉर्डिंग ऐसा था। मैंने कल आपको ये बता दिया था कि जो कैलाश माउंटेन है, जो कि यहाँ पर मैंने बताया था कि वो मानसरोवर लेक या फिर राक्षस ताल के नॉर्थ में है, तिब्बत में, तो आप उसको मैंने बताया था कि जंस्कर रेंज का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वो मैप में ऐसे ही शो हो रहा था। मैंने फिर से इसको चेक किया है और ये जो है ना, ये लद्दाख रेंज का कंटिन्यूएशन में माउंटेन कैलाश या फिर एक कैलाश रेंज है। ये कैलाश रेंज जो है वो लद्दाख रेंज में पड़ता है, ठीक है। तो एक करेक्शन ये भी रहा है लास्ट लेक्चर से। तो इतना सही था। अब इसको हम फिर से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ट्रांस हिमालयस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि ट्रांस हिमालयस अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ कहीं से लेके जहां तक भी यहाँ तक कहीं पर या फिर कैलाश माउंटेन तक इधर तक जाता है, इस पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो रफली 1000 किलोमीटर आते हैं। कि अगर इसका हम कोई अगर हमसे पूछता है कि स्ट्रेच कितना है हमारे ट्रांस हिमालयस का, तो हम उसको 1000 किलोमीटर तक बता सकते हैं। एवरेज एलिवेशन जो है वो नियर अबाउट 3000 मीटर, मतलब कि 3 किलोमीटर। जैसे कि ग्रेटर हिमालय से बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आप बोल सकते हो, और इसके नदन साइड में जाएंगे और सदन साइड में जाएंगे, दोनों ही साइड में हाइट्स घटती हैं, ठीक है। तो ऊपर के साइड में जा रहे हैं तो भी हाइट घट रही है, नीचे के साइड में जा रहे हैं तो भी हाइट घट रही है। तो इसीलिए जब हम बिल्कुल ऊपर ऑन एन एवरेज जब ट्रांस हिमालयस की बात करते हैं तो इसका एवरेज एलिवेशन आता है लगभग 3 किलोमीटर का। नॉर्मली क्या होता है कि अगर विड्थ की बात करें कि हमने जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर में इसके टोटल विड्थ की बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी रेंज है ये काफी कम है, ये मुश्किल से 40 किलोमीटर का है। लेकिन जब अपने एक्सट्रीमिटीज में जाता है, मतलब कि विड्थ जो है ऑन एवरेज तो 40 किलोमीटर आता है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम इसका एक्सटेंशन लें, मतलब कि अगर हम एक्सटेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंगे तो काफी ज्यादा आएगा, ये बाद में नैरो होता जाता है, ठीक है। और इसका एक फॉर्म आता है कैलाश का, तो यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो ये बहुत ही कम हो जाता है, मुश्किल से 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज तो 40 किलोमीटर का है, लेकिन अपनी एक्सट्रीमिटीज में ये 225 किलोमीटर तक का विड्थ शो कर सकता है। इतनी बातें हो गई, कुछ बेसिक्स, कुछ थ्योरेटिकल या फिर हम बोले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गए। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जंस्कर रेंज जो है, इसके अगर हम नॉर्थ में देखेंगे, हमने क्या पढ़ा था, के, एल और जेड। तो जंस्कर रेंज के नॉर्थ में क्या मिलेगा हमको, लद्दाख रेंज मिलेगा, और लद्दाख रेंज के नॉर्थ में क्या मिलेगा, काराकोरम रेंज मिलेगा। और जो कैलाश रेंज है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लद्दाख रेंज का कंटिन्यूएशन में है, मतलब कि लद्दाख रेंज जब कंटिन्यूएशन में आता है तो ये कैलाश रेंज में आता है, और इसी कैलाश रेंज से ही इंडस रिवर का जो स्टार्टिंग है या फिर जो ओरिजिनेशन है वो देखने को मिलता है। इवन आप यहाँ के नीचे कैलाश रेंज के नीचे जो राक्षस ताल है, बेसिकली हम उसको रेफर करते हैं इंडस रिवर के ओरिजिनेशन के लिए। इवन मानसरोवर लेक को भी हम कंसीडर करते हैं, मानसरोवर लेक को ही कंसीडर करते हैं इनफैक्ट इंडस के लिए। राक्षस ताल वगैरह ये जो सारे रीजन हैं, कहीं ना कहीं इसी के आसपास के रीजन से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, जो कि इस रीजन में तिब्बत वाले रीजन में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, वो सांगपो रिवर भी कुछ ना कुछ कैलाश के ही इर्द गिर्द ही स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो हम काराकोरम रेंज की बात कर रहे थे, तो हमें पता है कि ये काराकोरम, जैसे कि वर्ड जो है ये ब्लैक कलर है, या फिर हम यूं बोले ब्लैक कलर ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कृष्ण कलर या फिर श्याम कलर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम कृष्णगिरी रेंज भी है, ठीक है। तो हम काराकोरम रेंज बोले या कृष्णगिरी रेंज बोले, ये ट्रांस हिमालयस का सबसे नदर्न मोस्ट पोर्शन है, सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है। ये जो है आप समझ सकते हो कि पामीर नॉट, एक मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वाले हिस्से में एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हम लोग पामीर नॉट बुलाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी रेंजेस हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो जो पामीर है, यहाँ से लेकर अगर पूरा एक्सटेंड किया जाए इस काराकोरम रेंज को, तो लगभग 800 किलोमीटर के रेंज में ये काराकोरम माउंटेन फैला हुआ है, क्योंकि उसके नीचे फिर लद्दाख और जंस्कर वाला भी एक्सटेंड होता था। तो हमने ऑन एवरेज 1000 किलोमीटर रेंज लिया था इसका। और एलिवेशन जो है काराकोरम का ये ज्यादा है, ये लगभग 5500 मीटर का है। इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारा सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये K2 माउंटेन काराकोरम रेंज में है। चाइना में इसको कोगिर के नाम से जानते हैं, ये हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, इतना कभी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आप बस K2 माउंटेन और गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको याद कर सकते हो। ये काराकोरम रेंज पर है और ये 8611 मीटर का है, जबकि जो हमारा हाईएस्ट पीक है 8848 मीटर का है, ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है और कैसे है, इसको भी आज हम लोकेट करके देखेंगे जब हम नेपाल वाले सेक्शन को स्टडी कर रहे होंगे, वर्टिकल डायसेक्शन में। लद्दाख प्लेट्यू की बात करते हैं, देखो लद्दाख प्लेट्यू कहां पर बेस्ड है। लद्दाख प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है काराकोरम रेंज के, काराकोरम रेंज के नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि पहले लद्दाख प्लेट्यू आएगा, उसके बाद हमारा काराकोरम रेंज बहेगा। तो इसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा लद्दाख प्लेट्यू है, और इसने आपको देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पर आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, माउंटेन प्लेन्स दोनों का एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अक्साई चीन वाला एरिया भी है, जिसको हमने मैप में भी कल समझा था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे अजीबोगरीब नाम है, आप इनको याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। सिंपल सा बस लद्दाख प्लेट्यू कहां पर है आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल ये क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी स्टेटमेंट में आ सकता है। जैसे कि इस मैप को हम थोड़ा सा रिफर करें, तो ये जो काराकोरम रेंज आपको दिख रहा है, ये काराकोरम रेंज लगभग ऐसे फैलता है, ठीक है। तो आप देखो कि जितने भी प्लेन्स, जैसे कि सोडा प्लेन हम देख रहे थे, इवन यहाँ पर पैंगोंग रेंज या फिर अक्सल बेसिन या फिर ये जो अक्साई चीन वाला एरिया था, ये अक्साई चीन वाला एरिया सब इसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक यहाँ पर दूसरे, अगर हम बात करें दूसरे सीक्वेंस की, मतलब एक तो हमने ट्रांस हिमालयस में बात किया, अब इसके बाद आते हैं लद्दाख रेंज और जंस्कर रेंज। लद्दाख रेंज और जंस्कर रेंज की अगर हम बात करें तो जो एक दूसरा सीक्वेंस आता है, अब देखो इसमें से आप खुद ही आइडेंटिफाई करके बताओ, आपको समझ में आ रहा है क्या। देखो यहाँ पर 6000 मीटर तक की हाइट लिखी है, जो सबसे लाइट ब्लू कलर है, सबसे लाइट ब्लू कलर। अब सोचो कि लाइट ब्लू कलर तो ऐसे आड़े तिरछे ऐसे फैले हुए हैं, और हम रेंजेस पढ़ते हैं इस डायरेक्शन में, हमको देखने में तो लगता है कि वो सिंपल ऐसे माउंटेन स्ट्रक्चर ऐसे उठे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है यहाँ का, जिसको हमें समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसके बेसिस पर ये वाला जो रेंज है, आप इसको कुछ कंसीडर कर सकते हो यहाँ तक का कि ये जंस्कर रेंज का हो सकता है, और बीच में कहीं पर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लद्दाख रेंज, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से आप चीजों को समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आप इनके सीक्वेंस याद कर लो, ठीक है। और जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो आप रिवर्स एक बार देखना कि कौन सी रिवर किसको कहां से कट करते हुए निकलती है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा उस सेक्शन में जब हम ड्रेनेज पार्ट को कवर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना था वो है पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स की बात करें तो ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, और ये बेसिकली जिसको हम लोग ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं, ये हिमालय का हम लोग साउथवर्ड एक्सटेंशन के नाम से बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक दिहांग गॉर्ज है, यहाँ पर दिहांग गॉर्ज है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमने पढ़ा था कि नामचा बारबा एक माउंटेन है, जिसके बाद से
ब्रह्मपुत्र रिवर पूरा यू टर्न लेके अंदर आती है, तो यहीं पर कुछ रिवर सिस्टम है, जैसे कि दिहांग रिवर है, दिबांग रिवर है, लोहित रिवर है, सुबनसिरी है, तो इनको अभी हम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो दिहांग गॉर्ज है ये यहीं पर आता है, और जैसे ही आप देखोगे कि दिहांग गॉर्ज है ये इस डायरेक्शन में बेंड होगा, मतलब दिहांग गॉर्ज से ही बेंड होता है। और अगर हम बात करें तो ये पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स जो है ये हमारे बनाते हैं नेचुरल बॉर्डर किससे? म्यांमार की कंट्री से, ठीक है। अब यहां पर ये भी कॉन्वेक्स शेप में, ये वाले शेप में कॉन्वेक्स शेप देखो इस तरीके से होगा। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको भी अच्छे तरीके से एड्रेस करना कि ये कॉन्वेक्स शेप है किसके डायरेक्शन में? वेस्ट के डायरेक्शन में। और ये जो माउंटेन था ये किसके डायरेक्शन में सिंटेक्सियल बेंड या कॉन्वेक्स शेप था? साउथ डायरेक्शन में। तो आप दोनों माउंटेन्स के शेप्स को जरूर याद रखना। कुछ इस तरफ से हमें पढ़ना है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे माउंटेन रेंजेस आते हैं वो आते हैं पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। यहीं पर आता है नागा और मिजो हिल को सेपरेट करने के लिए असम में ही एक आता है बराइल रेंज, और इसका फर्दर नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन होता है गारो, खासी, जैंतिया, जो कि मेघालय का पोर्शन बनाता है। तो इतने सारे माउंटेन रेंजेस हैं, और इसके अलावा भी कुछ माइन्यूट से रेंजेस हैं जो कि इनको कंटिन्यूएशन में देखने को मिलता है। तो आप देख रहे होंगे कि म्यांमार की साइड से आप ये नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और नाम भी बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर नागालैंड स्टेट है तो नागा हिल्स है, यहाँ पर मिजोरम स्टेट है तो मिजो हिल्स है, और ऊपर हमें बस पता होना चाहिए कि ये वाला जो रेंज है यहाँ पर कुछ पटकाई बम जैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर यूजुअली जो नागा हिल्स होता है वो हमारे मणिपुर में भी होता है और नागालैंड में भी होता है। तो थोड़ा सा आपको इतना बस ख्याल रखना पड़ेगा कि चीजें किस डायरेक्शन में अलाइंड है आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी और अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि ये स्टार्ट होता है पटकाई बम हिल से, और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये नागा हिल से मर्ज होता है। एलिवेशन की बात करें तो लगभग इन लोग के हाइट्स 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की हाइट तक ये होते हैं, ठीक है। और नागा हिल्स में ये एक हिल है शरामती जो है नागा हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है, जिसकी हाइट है 3826, लगभग 4 किलोमीटर बोल सकते हो आप। लेकिन फिर भी कहीं भी कंपेरेबल नहीं है वहां के हमारे ग्रेटर हिमालयस के पोर्शन से या फिर ये सब जो भी है। फिर हम जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो पटकाई बम के बाद नागा हिल्स मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि बराइल रेंज जो है ये बराइल रेंज बेसिकली नागा हिल्स और मणिपुरी हिल्स को भी सेग्रीगेट करता है। तो यहाँ पर एक और माउंटेन रेंज को आप स्टार्ट कर सकते हो, यहीं पर मणिपुरी हिल्स भी आते हैं जो कि मणिपुर रेंज में है। फिर उसके बाद आता है मिजो हिल्स। तो बिल्कुल लाइन से है, नाम याद करना काफी आसान है अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर स्टेट्स याद है। कुछ इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि देखो ये रहा बराइल रेंज, इसके बाद ये रहा पटकाई बम, और यहां पर है नागालैंड के एरिया में नागा हिल्स, और फिर इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है मणिपुरी हिल्स, और फिर बिल्कुल नीचे आके मिजो हिल्स स्टार्ट होता है। मतलब ये मिजो हिल्स है, ये हमारा होगा लगभग ये मणिपुरी हिल्स, यहां पर होगा नागा हिल्स, और यहां पर होगा पटकाई बम। और इसको ही दोनों को माउंटेन्स को, अब ये इतने पतले नहीं होते, थोड़े और भी चौड़े होते हैं, ये केवल लाइन खींचने के बराबर आप समझ सकते हो इमेजिन करने के लिए। फिर यहां पर भी आप गारो हिल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, ईस्ट गारो, वेस्ट गारो, खासी को भी वेस्ट खासी, ईस्ट खासी और जैंतिया। एक्चुअल में क्या है कि ये जो मेघालय वाला पोर्शन है ना, ये जब हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे तो हमारे डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन पोर्शन है ये, मतलब कि इसका हिमालय माउंटेन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। तो हम जब भी जैंतिया, गारो, खासी पढ़ेंगे तो हम इसको कभी भी हिमालय माउंटेन रेंजेस के साथ कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग है। हिमालय माउंटेन रेंजेस में बराइल रेंज जो है इवन हम इसको भी कंसीडर नहीं करते, लेकिन कुछ बुक्स में इसको भी कंसीडर किया गया है। तो ये एक डाउट का क्वेश्चन है कि एक्चुअल में बराइल रेंज को हिमालय माउंटेन में कंसीडर करना है कि हम इसको जैंतिया, गारो, खासी के ही एक्सटेंशन में मान सकते हैं। तो ये कुछ माइन्यूट से डिटेल्स थे जो कि आपको पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक जो कि हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन को सेग्रीगेट करता है, वो वाला पोर्शन बनाता है ये। क्योंकि इसके बाद आप देखोगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक रीजन जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है ना, वहां पर आपको पता होगा कोई ना कोई तो डिप्रेशन क्रिएट किया गया होगा, तभी वहां से ब्रह्मपुत्र प्लेन फ्लो करती है। तो एक ऐसा ही कहानी है कि यहाँ पर जो भी रेंजेस थे वो बिल्कुल प्लेन में थे, और ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला पोर्शन है ये पूरा इस तरीके से सबस्टेंड हुआ करता था पहले के जमाने में। लेकिन क्या हुआ कि ये बीच वाला जो पोर्शन है ये अचानक से अंदर चला गया, तो यहीं से फिर ब्रह्मपुत्र रिवर के बहने का एक जगह मिल गया, और साथ ही साथ इन दोनों प्लेन्स में हमें डिवीजन देखने को मिलता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम डेक्कन प्लेट्यू को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा मिजो हिल्स। तो मिजो हिल्स को ही हम लोग वहां की भाषा में लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं, बहुत बार यूपीएससी ऐसे नाम को भी पूछ लेता है। तो लुशाई हिल्स, मिजो हिल्स को बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी हाईएस्ट पीक, मतलब कि यहाँ पर जो मिजो हिल्स है उसकी हाईएस्ट पीक है, क्या नाम है इसका? ब्लू माउंटेन, ठीक है। और हाइट वगैरह जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है ऊपर से नीचे की ओर आप आओगे। तो हिमालय, जैसा कि मैंने बताया कि सिंटेक्सियल बेंड हुआ है। सिंटेक्सियल बेंड कौन सा है? आप देखो कि ब्रह्मपुत्र और इंडस के बीच में देखा जाए तो साउथवर्ड सिंटेक्सियल बेंड है, और यहाँ देखो साउथवर्ड बेंड है। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से मतलब नंगा पर्वत से नामचा बारवा की बात कर रहे हैं तब, और इसको हम लोग बोलते हैं डबल हॉर्न। एक हॉर्न यहाँ पर बनता है नामचा बारवा के पास, सॉरी नंगा पर्वत के पास, और एक बनता है यहाँ पर नामचा बारवा के पास। तो नंगा पर्वत से नामचा बारवा, ये जो 2 हॉर्न्स हैं इनके बीच में कुछ इस हिसाब से सिंटेक्सियल बेंड देखने को मिलता है। और कैसे कोलाइड होता है वो कुछ इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ वो समझाना चाह रहे थे। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में कोई भी पुष्टि नहीं है, क्योंकि एक्जैक्टली हमें पता भी नहीं है कि चीजें कैसे डेवलप हुई है, उतना साल पहले जाके हम नहीं देख सकते। सिंटेक्सियल बेंड यहाँ वाला जो पोर्शन है यहाँ पर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो जो रीजनल डिवीजन है, रीजनल डिवीजन को हम बोलें या फिर हम यूं बोलें कि हमारे ये वर्टिकल डिवीजन में आएंगे। वर्टिकल डिवीजन में सबसे पहले वेस्टर्न हिमालयस को देखेंगे हम, इसके बाद पंजाब रीजन में, पंजाब रीजन के हिमालयस मतलब कि बेसिकली हम इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करेंगे। सेंट्रल हिमालयस मतलब कि हम यहाँ पर नेपाल की बात कर रहे हैं। असम हिमालयस जो है वो मोर और लेस अरुणाचल प्रदेश और मेघालय वाला रीजन है, और असम का भी रीजन है कुछ यहाँ पर। फिर आता है ईस्टर्न हिमालयस में हम बेसिकली पूर्वांचल की ही बात करते हैं, ठीक। तो एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग वर्टिकली इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो क्लासिफिकेशन रेंज है, ये क्लासिफिकेशन रेंज सेट किया गया है रिवर्स के बेसिस पर, कि इस रिवर से इस रिवर तक का एक सेक्शन, दूसरे रिवर से दूसरे रिवर तक का दूसरा सेक्शन, इस हिसाब से इनको वर्टिकली डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इंडस रिवर से इधर वाले साइड में पूरा उधर से हमारा वेस्टर्न सेक्शन चलेगा, फिर इंडस से लेकर सतलज के बीच में हमारा पंजाब हिमालयाज होता है, ठीक है।
इसके बाद सतलज से लेके काली रिवर, ये काली रिवर जो है ना, यहीं से आप देखोगे कि हमारा नेपाल वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, ऐसे नेपाल है हमारा, ठीक। तो नेपाल जो है ना वो हमारे उत्तराखंड और नेपाल की बिल्कुल बॉर्डर पे बहता है, तो ये है हमारा काली रिवर। तो काली रिवर मतलब सतलज रिवर से काली रिवर तक हमारा कुमाऊं हिमालयाज आता है। कुमाऊं हिमालयाज में ही हम कल 2 पार्ट में इसको डिस्कस कर रहे थे। एक तो हमने डिस्कस किया था, इसमें 2 रीजन्स आते हैं कुमाऊं हिमालयाज में, एक तो आता है हमारा मसूरी हिल्स आता है और एक आता है नागतिवा, ठीक। इसको भी हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद नेपाल वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज में, लेसर हिमालयाज में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, रिवर्स कौन कौन सी रहती हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो होती है, पता होगा आपको, तीस्ता रिवर फ्लो होती है सिक्किम में। तो सिक्किम वाला पोर्शन है यहाँ पर, यहाँ से भूटान वगैरह लग जाता है। तो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हमारा दूसरा असम हिमालयाज आता है और इसके बियॉन्ड जो भी है वो हमारा ईस्टर्न हिमालयाज में काउंट होता है। तो ये सेक्शन है जिसके बेसिस पर हम वर्टिकल डिविजन्स करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेस्टर्न हिमालय से। तो देखो वेस्टर्न हिमालयाज की अगर हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पे हम कहां से कहां तक देख सकते हैं, इंडस रिवर से काली रिवर तक हम वेस्टर्न हिमालय को कंसीडर करते हैं, लेकिन इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। यहां से हम अभी ब्रेक करके ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालय सेक्शन को ही हम अभी यहां पर एक सेक्शन पंजाब हिमालय हमने डिस्कस किया था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी को ब्रेक करके हम डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 स्टेट्स जो है हमारे यहाँ वो वेस्टर्न हिमालयाज को बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं कि जो भी हमारा फिजियोग्राफिक रीजन है ये पूरा, यहाँ पर कुछ 3-4 रेंजेस के बारे में हमें डिस्कस करना होता है। एक तो ट्रांस हिमालय जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर हम एक कश्मीर हिमालय की बात करते हैं, उसके बाद हिमाचल के हिमालय की बात करते हैं और फिर उसके नीचे हम कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं। कुमाऊं हिमालय आप समझोगे कि मोर और लेस उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा और इसको आप लोग लेसर हिमालय का पार्ट बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। वेस्टर्न हिमालयाज में अगर हम प्लेट्यूज की बात करें तो एक तो लद्दाख प्लेट्यू है। लद्दाख प्लेट्यू मतलब काराकोरम रेंज के जो उधर साइड में हम कुछ प्लेन्स दिखा रहे थे और उसी रीजन में लद्दाख प्लेट्यू भी है। और फिर आता है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली जो है ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं हमारे वेस्टर्न हिमालय का, जो कि हिमालय माउंटेन के अलावा हमें थोड़ा सा इनके प्लेसेस को पढ़ लेना चाहिए। फिर इसके बाद आता है हिमाचल हिमालयाज। हिमाचल हिमालयाज के ऊपर ग्रेटर हिमालयाज और इसके भी ऊपर जास्कर रेंज, और फिर कुछ और आते हैं हमारे लेसर हिमालयाज वाले पोर्शन में, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर। धौलाधर रेंज आप याद करना अपने मन में, क्योंकि एक माउंटेन है नेपाल के अंदर जिसका नाम है धौलागिरी, जो कि हमारे ग्रेटर हिमालयाज का एक पोर्शन है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि धौलाधर रेंज है और धौलागिरी माउंटेन है, ठीक। तो ये कंफ्यूजन मुझे दरअसल हमेशा से रही है, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है कि आगे आपको भी ऐसे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। कुमाऊं हिमालय जो देखते हैं वो उत्तराखंड में देखते हैं। अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप में भी नॉर्मली यही देखा था हमने कि जो भी नदन स्लोप है वो हमारा काफी जेंटल है, काफी ग्रेजुअल स्लोप है, और जो साउथ का डायरेक्शन होगा वो पे काफी स्टीप स्लोप देखने को मिलता है। कुमाऊं हिमालय जो है ये बेसिकली 2, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि एक तो मसूरी रेंज और दूसरा नागतिवा रेंज। ये लेसर हिमालयाज के पोर्शन में ही कुमाऊं हिमालयाज आते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि पीर पंजाल, धौलाधर और इसके बाद आता है कुमाऊं। तो कुमाऊं में बेसिकली मसूरी रेंज, नागतिवा रेंज, और नागतिवा रेंज की एक्चुअल में हमने पिछले लेक्चर में बात नहीं की थी शायद ना। तो नागतिवा रेंज जो है ना मसूरी रेंज का ही एक कंटिन्यूएशन वे में हम उसको नागतिवा रेंज अलग से बुलाते हैं, और फिर इसी का एक्सटेंशन आता है हमारा महाभारत रेंज वाला जो है, ठीक है। तो अगर हम लेसर हिमालयाज को एक बार पढ़ें तो सबसे पहले आता है पीर पंजाल, फिर आता है धौलाधर, फिर आता है कुमाऊं। कुमाऊं में ही हम मसूरी और नागतिवा दोनों देखते हैं। इसके बाद इसी का कंटिन्यूएशन में हम क्या देख सकते हैं, महाभारत रेंज, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, और ये ब्रेक होते हैं, मतलब ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये ओवरलैपिंग चेन्स बनाते हैं, इस तरीके से ब्रेडेड चेन्स बनाते हैं। बात करें शिवालिक की तो मसूरी रेंज के साउथ से गंगा और यमुना के बीच से ये कुछ बनते हैं, और वहां से जहां पे गंगा यमुना ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सबसे, और फिर ये नीचे की तरफ आते हैं। कुछ ये शिवालिक रेंजेस जो हैं ये लेसर हिमालय मतलब कि जो हमारा हिमाचल है और जो नीचे का जो हमारा गंगा यमुना दोआब है, या फिर जिसको हम लोग फ्लैट वैलीज बुलाते हैं, इनके रेंजेस में भी फ्लैट वैलीज नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो लेसर हिमालयाज है और जो हमारा गंगा यमुना प्लेन है, मतलब कि एल्यूवियल प्लेन है या फिर रिवर प्लेन है, इन दोनों के बीच वाले पोर्शन को हम लोग शिवालिक बोलते हैं। और शिवालिक में ही आप देखोगे कि इन जो लेसर हिमालयाज है, जहां की हाइट हमने देखी थी बहुत होता है, तो 1.5 किलोमीटर तक होता है, कभी कभी 3 किलोमीटर तक पहुंचता है, तो यहाँ पर ना बहुत ही वाइड वैलीज होती है। ये वैलीज ही जिसको हम लोग दून्स के नाम से बुला रहे थे, ठीक है। तो देहरादून, ये सारी चीजें जो भी हैं वो शिवालिक रेंज में ही हमें देखने को मिलती है। तो एक छोटा सा अगर हम ये पोर्शन लेके चले, ये है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हमने कुछ पासेस भी हमें पढ़ना है। तो एक सबसे पहले आप पढ़ लो थागला पास, माना पास, नीति पास, ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट और आता है यहाँ पर लिपुलेख। तो ये कुछ है जिसका नाम आपको कम से कम पता होना चाहिए। इसके बाद भी जितने पासेस हैं अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जस्कर रेंज जो है वो भी यहाँ तक आती है। इसके अलावा आप देखोगे कि नॉर्मली नंदा देवी एक है, नंदा देवी भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पर मार्क कर सकते हो। इसके बाद देखो ये रहा कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज और लेसर हिमालयाज पैरेलल ही है, और यहीं पर नागतिवा है। मतलब कि आप देखो कुमाऊं हिमालयाज मतलब ये लेसर हिमालयाज जो है वो बड़े पोर्शन में होंगे। आप देखो कि कुमाऊं हिमालयाज जो इस साइड में इतने डायरेक्शन में आते हैं, और जो नागतिवा रेंज है वो लगभग पैरेलल ही है, और ये है मसूरी रेंज। तो आप समझ सकते हो कि देखो चीजें बहुत ही डिफरेंट है कि कुमाऊं हिमालयाज के अंदर में हम लोग कैसे इन 2 पोर्शंस को डिवाइड करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और बिल्कुल नीचे आते हैं तो यहाँ पर शिवालिक रेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई इसकी। अगला सेक्शन है हमारा पंजाब हिमालयाज। देखो पंजाब हिमालयाज और वेस्टर्न हिमालयाज मोर और लेस सिमिलर चीजें ही हैं। और पंजाब हिमालयाज में जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि इंडस वैली मतलब इंडस रिवर से लेके हम सतलज रिवर तक काउंट करते हैं पंजाब हिमालयाज को, ठीक है। तो पंजाब हिमालयाज इसमें बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर, तो इसके बेसिस पर यहां पर देखेंगे तो मोर और लेस वेस्टर्न हिमालयाज जैसे ही होंगे। एक्चुअल में क्या है कि देखो वेस्टर्न हिमालयाज जो है और ईस्टर्न हिमालयाज जो है एक क्लबिंग है।
तो वेस्टर्न हिमालयस काफी ब्रॉड लेवल पे हम इसको बोल सकते हैं और उसका एक सेक्शन है पंजाब हिमालयस तक का, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर हम यहाँ पर सेंट्रल हिमालयस को भी पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो हिमाचल प्रदेश को हमने पढ़ा, इसके बाद हम सेंट्रल हिमालयस पढ़ते हैं, तो एक सेक्शन जो बीच में छोटा सा और छूट रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक, ठीक है। तो उन सबको भी हम कभी कभी पंजाब रीजन, जैसे कि हमने देखो यहाँ पर डिवीजन दिखा था, तो इंडस से सतलज तक, ठीक, और सतलज से काली तक हमने क्या बोला कि ये कुमाऊं हिमालय है। तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इन सबको मिला के अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वेस्टर्न हिमालयस। और वेस्टर्न हिमालयस में इवन कुछ और भी चीजें इधर सेक्शन की भी इंक्लूड की जाएंगी। तो वेस्टर्न हिमालयस एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आप इसको देख सकते हो। अब इसके छोटे पोर्शन को हम पढ़ते हैं पंजाब हिमालयस के अंदर में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे रीजन में, या फिर हम केवल हिमाचल प्रदेश तक भी अगर हम आते हैं तो क्योंकि हम उसके बाद उत्तराखंड वाला जो रीजन है उसको कुमाऊं हिमालयस के अंदर में पढ़ लेंगे। बेसिकली हम कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब लगभग तो सभी दिख जाते हैं, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जस्कर और धौलाधर, ठीक है। तो धौलाधर माउंटेन रेंजेस, जस्कर रेंजेस, पीर पंजाल, ये सारी चीजें हमको यहाँ देखने को मिलती हैं। एलिवेशन जो है, जब भी आप वेस्ट डायरेक्शन में आओगे, आपको कैसे याद रखना है इस चीज को कि एवरेस्ट माउंटेन जो है वो नेपाल में है और वो काफी ऊंचा है। जब भी हम वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे तो जो माउंटेन का एलिवेशन है वो घटता जाएगा। तो पंजाब हिमालयस में यही देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम वेस्टर्न साइड में आते जाते हैं, ये वेस्टर्न साइड से हमारा जो एलिवेशन है माउंटेन्स का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस मैप में जरा सा देखते हैं, पंजाब हिल्स जो है और ऊपर से स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यूएशन यहाँ पर आएगा, पंजाब हिमालयस वाला कुछ पोर्शन रहता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये देखो नागतिवा रेंज है। अब नागतिवा रेंज हमने देखा कि नीचे उत्तराखंड वाले पोर्शन में भी ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे फिर और भी चीजें आती हैं, मसूरी वगैरह भी हमने देखा कि ये देखो मसूरी रेंज भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो आप अलग अलग रेंजेस में अलग अलग चीजों को देख सकते हो। यहाँ पर शिवालिक रेंज है, ये रहा शिमला हिल्स। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा। तो इनको बस आप एक रफ स्केच में याद करते हुए चलना है कि सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय आता है, फिर उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे क्या आता है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है बस। फिर अगर हम बात करें सेंट्रल हिमालयस का, ठीक है, सेंट्रल हिमालयस क्या होगा, यहाँ पर आप बात कर सकते हो काली रिवर से तीस्ता रिवर तक। मतलब एक तो हमने डिस्कस किया कुमाऊं हिल्स जो है, उसको फर्दर हम डिस्कस कुछ खास करेंगे नहीं, क्योंकि सिंपल वही मैप को हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें बस आपको ये याद रखना है कि कुमाऊं में दो चीजें होती हैं, एक होता है मसूरी रेंज और एक होता है नागतिवा। तो इन दोनों को मिला के, जैसे कि अभी हमने मैप में भी देखा, तो कुमाऊं हिल्स मोर और लेस वो भी क्लासिफिकेशन है। आप उसको भी जब भी लिखोगे वर्टिकल सेक्शंस में तो आप इसको भी जरूर से लिखना। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है सेंट्रल हिमालयस का। सेंट्रल हिमालयस बेसिकली पूरा का पूरा नेपाल में ही बेस्ड है। अब यहाँ पर काली रिवर से स्टार्ट होता है और जाता है तीस्ता रिवर तक, जो कि सिक्किम में बहती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे मैक्सिमम हाइट वाले जो माउंटेन है वो इसी सेंट्रल हिमालयस में ही हमें देखने को मिलते हैं, लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और गोसाइनथान, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे रेंजेस हैं। इसके अलावा देखो लेसर हिमालयस जो है, इस रेंज में हम क्या पढ़ेंगे, महाभारत लेक रेंज पढ़ेंगे। तो महाभारत का रेंज आता है जो कि घाघरा, गंडक, कोसी, इन सारे रिवर्स को ब्रेक करता है। साथ ही साथ हम देखोगे कि लेसर हिमालयस में वहीं पर उसके आप बोल सकते हो कि वहीं पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो काठमांडू भी और पोखरा, ये दो वैलीज जो हैं ये ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में बनते हैं, ठीक है। तो काठमांडू रीजन या फिर पोखरा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर किस वैली में बेस्ड है। तो काठमांडू अपने आप में एक वैली है। ये वैली ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच वाले पोर्शन में है। और इवन जो शिवालिक रीजन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ तरीके से कि गंडक रिवर जो है उसके बियॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन एक्जिस्टेंस होता है। ऑलमोस्ट नॉन एक्जिस्टेंस का मतलब है कि होता तो है लेकिन ना के बराबर होता है। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है कि हम शिवालिक रेंज को कितने दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सेंट्रल हिमालयस। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये सेंट्रल हिमालयस का आप पिक देख सकते हो। इसमें सारी माउंटेन्स तो याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू और एवरेस्ट और फिर मकालू। इसके अलावा कंचनजंगा। ये इतने 4-5 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पर लगभग आप देखो काठमांडू कहाँ पर है। काठमांडू देखो ये रहा, काठमांडू ये है। और लेसर हिमालय का पोर्शन कौन सा है, ये रहा महाभारत का रेंज। और ये पूरा रेंज हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे ग्रेटर हिमालय का रेंज है। तो सिंपल सी बात है ना कि ये जो वैली क्रिएट हो रही है, ये काठमांडू जो है ये कहां पर है, ये इन दोनों रेंजेस के बीच में, ठीक है। महाभारत रेंज में भी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आप लोग याद कर सकते हो, जैसे कि यहां पर है एक माउंटेन जिसका नाम है दुधवा, और फिर यहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है दुधवा के बाद मोरी, और यहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है चुरिया। तो दुधवा, मोरी, चुरिया, ये 3 माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट है महाभारत रेंज के अंदर में। इसके फिर नीचे नीचे से आप आओगे तो शिवालिक रेंज आपको देखने को मिलेगा। और देखो ये वाला जो रिवर देख रहे हो ना, ये रिवर है हमारा गंडक रिवर। तो गंडक रिवर के बाद आप देखो वही मैं आपको बता रहा था कि महाभारत रेंज जो है, अब देखो यहाँ पर आके धीरे से ये खत्म हो गया। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि महाभारत रेंज जो इसके बाद का एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन जो है वो शिवालिक माउंटेन का है कि महाभारत रेंज का। लेकिन ये क्लियर कट डिस्टिंक्ट हमें ऊपर से तो नहीं समझ आएगा, लेकिन जब हम साइड से देखते हैं तो हमें इसकी हाइट काफी कम देखने को मिलती है और ये काफी कम हाइट में होता है, उससे थोड़ा ज्यादा महाभारत रेंज की ये रेंज चलती है। तो इसलिए हमको पता चलता है कि ये महाभारत रेंज है जो कंटिन्यू हो रहा है। देखो हालांकि शिवालिक रेंज उन्होंने यहाँ तक भी इस समय कंटिन्यू किया है, लेकिन इसके बाद देखो अगला है असम हिमालयस। असम हिमालयस अब ये सारी चीजें जो है जो कि ईस्टर्न हिमालयस के नाम से भी जानी जाएंगी, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालयस का छोटा पार्ट है असम हिमालयस मान लो। तो असम हिमालयस में बेसिकली कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, सिक्किम आता है छोटा सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, यही मेजर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब नेपाल हिमालयस में एवरेस्ट माउंटेन जैसी ऊंची ऊंची चोटियां मौजूद थी, तो जब भी हम असम हिमालय के साइड में आएंगे तो इसका एलिवेशन जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ जो भी स्लोप वाला रीजन है वो सेम होगा कि सदर्न साइड में काफी स्टीप स्लोप होता है और नॉर्दर्न साइड में ग्रेजुअल स्लोप होगा। जो भी लेसर हिमालयस है वो काफी नैरो हो जाती है, बहुत नैरो हो जाती है। बात करें ईस्टर्न हिमालयस की, जिसको हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि हम इसको असम हिमालयस के नाम से भी बुला सकते हैं। तो ये जो ईस्टर्न हिमालयस है, देखो ईस्टर्न हिमालयस जब यहाँ पर आते हैं काफी नैरो हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। ये माउंटेन रेंज हम यहाँ पर बेसिकली तीस्ता रिवर जो यहाँ पे बह रही है, और जो ये रीजन है जहाँ से यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र, तो इतने रीजन को हम लोग ईस्टर्न हिमालय या फिर असम हिमालय के नाम से बोल सकते हैं। ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को कवर करती है और कुछ माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हमारे आते हैं इधर साइड में, ठीक। तो इतने पोर्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस यहाँ पर आते हैं।
देखो असम हिमालय जो है यहाँ पर फ्लूवियल इरोजन काफी देखने को मिलता है, क्योंकि अब चूंकि आप खुद समझो चीज को कि ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और स्लोप जो है वो काफी स्टीप है, तो ऑब्वियस बात है कि इरोजन तो काफी तेज होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर अपने आप में बहुत ज्यादा पानी लेके आती है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि ब्रह्मपुत्र को ऐड करते हैं, तो इस तरीके से फ्लूवियल इरोजन यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे जिस हिसाब से हमने बताया था कि ईस्ट टू वेस्ट जब हम चलने लगते हैं तो जो भी हमारा रेनफॉल सिस्टम है या फिर जो भी हमारा रेनफॉल का एक पैटर्न है वो ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज होता हुआ दिखता है। तो ईस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहीं पर आप देखोगे मेघालय के अंदर में जो चेरापूंजी जगह है, चेरापूंजी या फिर स्पेसिफिकली अगर मैं और बात करूं तो मौसिन राम करके जगह है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसीलिए इतना स्टीप स्लोप, ऊपर से इतनी तेजी से बारिश और ऊपर से ब्रह्मपुत्र का फ्लो, ये सब मिलकर यहाँ के इरोजन को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि इन सभी माउंटेन्स में भले ही इतनी ज्यादा बारिश होती होगी लेकिन पानियों की समस्या हमेशा बनी रहती है। मतलब कि आप देखो कि मानसून तो आप समझो कितने महीने आएगा, 1 महीने 2 महीने तक की बारिश होगा ना, बाकी के जो 8 से 10 महीने हैं वो तो बारिश नहीं होती है यहाँ पर उतनी ज्यादा। तो उन सभी रीजन में, उन सभी सीजन में आपको यहाँ पर पानी का बहुत शॉर्टेज देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे ज्यादा बारिश होती है लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि स्टीप स्लोप के चलते क्या होता है, पानी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, ये लोग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। इवन आप देखो ये ईस्टर्न हिमालय पूर्वांचल हिमालय के साथ बॉर्डर लगाएंगे और ये जो पूर्वांचल हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय के अंदर में कौन कौन से हमने पढ़े, पटकाई बम, नागा हिल्स, एक देखो नया आ गया कोहिमा, कोहिमा कैपिटल है ऑब्वियसली तो वहां पर भी आएगा, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है, मिजो हिल्स वही लुसाई हिल्स के नाम जानते थे। और इनके अलावा त्रिपुरा और बराइल रेंज को भी इन्हीं के अंदर पूर्वांचल के अंदर में कंसीडर किया है। अब यहाँ पर जो है बराइल रेंज को हिमालय का पोर्शन मान लिया गया है, ठीक है, लेकिन ये पूर्वांचल रेंज यहीं पर खत्म नहीं होती है बल्कि ये और नीचे की तरफ जाती है, म्यांमार के साइड जाती है और म्यांमार रेंज में ये बनाती है अराकान यूमा, और यहाँ पर ये खत्म नहीं होती। जैसे मैंने आपको और भी पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यही एक्सटेंशन जो है वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के शेप में दिखती है। तो ये आइलैंड के शेप में माउंटेन रेंजेस और भी नीचे नीचे आपको थोड़े बहुत दिखते रहेंगे अराकान यूमा से लेकर नीचे तक में। तो ये पानी के अंदर है, तो ये सी माउंट बनाते हैं और ये हमारे आइलैंड्स बनाते हैं अंडमान और निकोबार। तो इस पर सेम कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने ईस्टर्न हिमालय को भी पढ़ा है। एक बार फिर से अगर हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कौन कौन से माउंटेन रेंजेस आते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये दाफला है, मेरी, अबोर और मिशमी, ये 4 माउंटेन रेंजेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसके बाद इसमें देखो यहाँ से यहाँ पर एक माउंटेन होगा, सॉरी ऊपर ही है माउंटेन, तो फिर दिखा नहीं सकता मैं उतना ज्यादा, ऊपर ही है जो कि माउंटेन आपको दिखाता फिर कि यहाँ पर नामचा बारवा जो है वो कहाँ पर है। फिलहाल सेम वही इमेज है जिसको मैंने वापस से एक बार पहले भी यूज किया हुआ है। तो इस रेंज में ये 4 माउंटेन्स के नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, दाफला, मेरी, अबोर, मिशमी, ठीक है। ये 4 पोर्शंस किसके हैं, लेसर हिमालय के एक्सटेंशंस में है, ठीक है। चलो हिमालय जो है एब्रप्टली बे ऑफ बंगाल या अवध के बाद अगर हम देखते हैं ना तो अचानक से जो यहाँ का प्लेन एरिया, मतलब माउंटेन के हाइट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जैसे मान लो कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यहाँ से इसके बाद से इधर साइड जब हम आते हैं तो जो प्लेन का एलिवेशन है, मतलब प्लेन जिस प्लेन पे हम रहते हैं उस प्लेन की बात हो रही है, उस प्लेन का एलिवेशन एब्रप्टली इंक्रीज होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एब्रप्टली इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ के माउंटेन की हाइट्स भले ही कम हो लेकिन अगर इनके पीक पे हम जाते हैं तो हमें काफी चीजें विजिबल होती हैं ऊपर ऊपर की, जैसे कि हम कंचनजंगा माउंटेन, ये सारे माउंटेन्स को हम इजीली देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट फीचर ये भी है ना कि जैसे ही हम लोग वेस्ट बंगाल ये सारे रीजन को क्रॉस करते हैं तो एब्रप्टली अचानक से हिमालय के हाइट जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। शुरुआत में घटते हुए थे, मतलब कि माउंट एवरेस्ट के बाद से अचानक से घटे, फिर इसके बाद एब्रप्टली इंक्रीज करते हैं जब हम अपनी ईस्टर्न साइड जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेन है, प्लेन की भी हाइट बढ़ती है और इसकी वजह से माउंटेन की भी हाइट बढ़ जाती है। तो इवन जब हम प्लेन से हम इन चीजों को देखते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, इन सब माउंटेन्स को देखते हैं तो ये कुछ ही किलोमीटर ऊपर दिखते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, एलिवेशन इनका अचानक से बढ़ता है। तो एक ये प्रोमिनेंट फीचर है, मतलब मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ कि प्लेन की हाइट बढ़ने से माउंटेन का भी एब्रप्ट इंक्रीज देखने को मिलता है। जबकि अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वेस्टर्न हिमालय में जो हिमालय माउंटेन का एक प्रॉपर हाइट एलिवेशन मेंटेन करने की बात होती है उस सीरीज में वो बहुत ही ग्रेजुअल होता है, मतलब बहुत ही ग्रेजुअल ऐसे बढ़ेंगे। और जो है हमारा ईस्टर्न हिमालय वो काफी तेजी से बढ़ जाता है। तो ये एक रीजन है। इतनी बात हमने कर ली। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट वैलीज की बात करते हैं हिमालय के ही रेंज में। तो कौन कौन से वैली जो कि हमें याद करना है, तो कश्मीर वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने मैप में देखा भी था कि कश्मीर वैली किन के बीच में है। तो हमने पढ़ा कि देखो कश्मीर वैली जो है वो पीर पंजाल वाला रेंज जो है और जो हमारे ग्रेटर हिमालय है उनके बीच में कश्मीर वैली आती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग करेवास के नाम से जानते हैं। करेवास जो है अपने आप में वैली फॉर्मेशन बनाता है। इसके अलावा कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली की भी डिस्कशन हमने लास्ट सेक्शन में किया था। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली, तो कुल्लू मनाली ये सारी चीजें बताते हैं। इवन जो देहरादून है, फिर इसके बाद भागीरथी वैली है गंगोत्री के पास और केदारनाथ के पास मंदाकिनी वैली है, मंदाकिनी नदी के पास में उत्तराखंड। फिर इसके बाद हमने नेपाल में देखा काठमांडू वैली जो कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय में महाभारत रेंज के बीच में। तो ये कुछ वैली फॉर्मेशन होती है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए था। हम बात करते हैं करेवास की। तो करेवास जो होते हैं वो अपने आप में काफी बोल सकते हैं कि लेकिश टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। पहले यहाँ पर क्या था कि लेक टाइप बन गया था, अब वो लेक एक वीक जोन पाके निकल गया तो वहां पर कुछ चीजें वैली फॉर्मेशन में बच रही हैं, तो काफी उपजाऊ हैं। और यहाँ पर जो फ्लैट टॉप माउंट्स होते हैं ना, यहाँ पर आपको मैमल्स के फॉसिल्स ये सारी चीजें भी दिख जाएंगी। कोल वगैरह का भी जो सबसे वर्स्ट फॉर्म है वो भी आपको दिख जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि मतलब कोल भी मिल रहा है, फॉसिल फ्यूल भी मिल रहा है, लेकिन अभी भी हम इन सब चीजों को जरा एक्सट्रैक्ट करने में अभी भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है। करेवास जो है बेसिकली इस बात के लिए फेमस है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उगती हैं, जैसे कि करेवास का फॉर्मेशन कैसे समझाया जा रहा है यहाँ पर। ये देखो प्लीस्टोसीन पीरियड में क्या हुआ था कि पूरा का पूरा जो कश्मीर वैली हम बात कर रहे हैं वो पानी के अंदर था, मतलब कि वहां पर पूरा पानी भरा हुआ था। क्या हुआ कि बारामूला रेंज, हमने बारामूला डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था ना जब हम पीर पंजाल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पीर पंजाल के अंदर में पासेस पढ़ते थे, पीर पंजाल पासेस बनिहाल पास में पढ़ते थे, तो बारामूला का नाम आया था। तो बारामूला गॉर्ज जो है वहां से नदियां निकलना स्टार्ट होती हैं, तो फिर जो कश्मीर वैली के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था उस टाइम पर वो धीरे से ड्रेन हो जाता है। तो यही जो कश्मीर वैली के अंदर में जो ड्रेनिंग के बाद जो एक रीजन बचता है ना, उसी वैली को हम लोग करेवा बोलते हैं। अब ये करेवा जो है लगभग 1400 मीटर के थिकनेस में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है, ठीक है, फ्लैट टॉप है जैसे कि हम बात कर रहे थे। और झेलम रिवर वगैरह से थोड़ा सा ये आप बोलोगे कि डाइसेक्ट भी हो चुका है बीच से। तो इन सब की वजह से क्या है कि यहाँ पर कुछ कल्टीवेशन स्टार्ट होते हैं। करेवास का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सैफरॉन का कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। तो जो भी सैफरॉन मतलब कि केसर हम लोग खाते हैं, वो केसर जो है वो सैफरॉन कल्टीवेशन या फिर जाफरान कल्टीवेशन, तो जाफरान भी यहीं से मिलता है, सैफरॉन भी यहाँ मिलता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर आलमंड मतलब बादाम, अखरोट, एप्पल या फिर इनके अलावा भी और बहुत सारी चीजें जो कि इन्हीं करेवास में पैदा होते हैं। तो इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप देखोगे कि वहाँ के रीजन के लिए जो कि वहाँ के लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, उनके लिए एक लाइवलीहुड का बड़ा ही बढ़िया साधन ये बनाता है। स्नो लाइन की बात करें कि हिमालय में स्नो लाइन कहाँ से मिलता है, तो देखो ईस्टर्न हिमालय और कुमाऊं हिमालय की अगर बात करें तो इनके जो भी स्नो लाइन्स हैं वो लगभग सी लेवल से 3.5 किलोमीटर ऊपर दिखने लगते हैं। जबकि अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करेंगे तो वेस्टर्न हिमालय के स्नो लाइन्स जो है वो 2.5 किलोमीटर ऊपर दिखने लगते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो ये बता सकते हो आप कि जो भी वेस्टर्न सेक्शन के हिमालय से, मतलब जो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है, उस सेक्शन में ये बता रहे हैं कि 2,500 किलोमीटर, 2,500 आप 2.5 किलोमीटर ऊपर ही जाओगे तभी आपको स्नोस दिखने लगेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी बारिश होती है वो बारिशें जो है वो रेन के फॉर्म में नहीं होती है। अगर होती नहीं है तो बारिश काफी कम होती है, अगर होती है तो डायरेक्टली स्नो के फॉर्म में होती है। तो इसलिए जो स्नो शेड है, स्नो लाइन है, वो काफी नीचे ही मतलब बहुत तेजी दिख जाता है। यहाँ पर बारिश होती है बहुत तेजी से, यहाँ पर स्नोफॉल थोड़े कम होते हैं, इसीलिए आप उसको आपको और ऊपर उठना पड़ेगा तब जाके आप देखोगे। और प्लस एक और रीजन आप देख सकते हो कि जो इसका लैटिट्यूड है, आप देखो कि हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर वाला यहाँ पर है और फिर वो कुछ जो नीचे वाला सेक्शन है वो यहाँ पर है। तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है यहाँ से और यहाँ से। आप देखो कि ये वाला जो है
मतलब वेस्टर्न पोर्शन में ये लगभग 36 डिग्री लैटिट्यूड पर है, और जो यहाँ वाला है ये 28 डिग्री लैटिट्यूड पर है। तो इस डिफरेंस की वजह से भी जितना हम लोग टेम्परेट साइड में बढ़ेंगे तो स्नो लाइन वगैरह और पहले ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी रीजन आप देख सकते हो, ठीक है। इन सब के बेसिस पर मतलब प्रेसिपिटेशन और एक लैटिट्यूड, इन दो के बेसिस पर आप देख सकते हो। फिर देखो ग्रेट हिमालय रेंजेस जो है वहां पर स्नो लाइन जो है वो लोअर एलिवेशन पर ही दिखने लगते हैं। सदर्न स्लोप पे ऐसा किसलिए दिखते हैं आप खुद भी दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्योंकि यहाँ का स्टीप स्लोप है, ठीक। हमने एक रेनफॉल का टाइप पढ़ा था जिसको हमने बताया था ओरोग्राफिक रेनफॉल। सारा का सारा खेल ये है कि पानी कितनी तेजी से ऊपर की तरफ जब हवाएं बहती हैं, मान लो कि ये एक स्टीप स्लोप है, ठीक, और एक आराम से ऐसा स्लोप है, बादल जो है वो हवाएं चल रही हैं यहाँ पर और अचानक से टकराती हैं, सीधे ऊपर चलेंगी, फटाक से एक्सपैंड हुई, तुरंत ही बारिश भी नहीं बनी, एक्सपैंड होते ही इतना ठंडा हो गया कि बर्फ बन गई। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका कि जब भी आप अपने सिलेंडर वगैरह में या फिर एलपीजी सिलेंडर्स में, छोटे वाले सिलेंडर्स में जब भी आप गैस या फिर एलपीजी बनाने जाते हो तो वहां पर आपको पता होगा कि जब भी बनाते हो आप देखना इस चीज को कि जब भी वो लोग थोड़ा सा भी नोजल खोलते हैं तो उसके नोजल पे बिल्कुल बर्फ जम जाती है, बर्फ नहीं जमती, मतलब बर्फ नहीं होता है, वो इतना ठंडा होता है वो जम जाता है बिल्कुल से। तो वो यही रीजन है कि यहाँ पर वो इतना तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, जैसे यहाँ पर इतने प्रेशर में रहता है अचानक से निकलते ही जम गया। यहाँ पर भी सिमिलर यही स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर ऊपर जाने से अचानक से इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ कि तुरंत जम गया, तो स्नो लाइन नीचे बन गई। यहाँ पर स्नो लाइन उतना तेज रेनफॉल प्रोसेस से, प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस से नहीं दिखेगा, तो स्नो लाइन काफी ऊपर दिखेगा, और ये जो स्नो है ऊपर 3.5 किलोमीटर ऊपर और यहाँ पर 2.5 किलोमीटर ऊपर ही दिखने लगेगा। मतलब सदर्न पोर्शन में और नदर्न पोर्शन में आप देखोगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि आराम से दिखेगा। तो ये कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है, जो भी आप स्नो लाइन देखोगे तो स्नो लाइन कुछ इस हिसाब से टिल्टेड दिखेगा। अगर हम लोग म्यांमार के साइड में खड़े होगे हिमालय माउंटेन्स को देखते हैं तो ये इसका सदर्न पोर्शन है और ये इसका नदर्न पोर्शन है। तो सदर्न पोर्शन पे काफी पहले ही स्नो लाइन दिखती है और नदर्न पोर्शन पे थोड़ा ऊपर जाएंगे तब स्नो लाइन दिखेगी। इतनी बात क्लियर हो गई, सभी रीजन समझ में आ गए स्नो लाइन के। हिमालय में ग्लेशियर्स के दिखते हैं, तो देखो ग्लेशियर का भी फॉर्मेशन को बढ़िया से होता है। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, मोर और लेस इन्हीं स्नोज को हम इकट्ठा कर देते हैं। मान लो कि वैलीज में इकट्ठा हो गए या फिर माउंटेन के बड़े एक रीजन में इकट्ठा हो गए, जैसे कि शुरुआत के हम वीडियोस में देख रहे थे तो वो पूरा एक व्हाइट कलर का एक पैच दिख रहा था ना, वो आपको दिख रहा था ग्लेशियर्स के फॉर्म। अब क्या है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया लगभग ओवरऑल 33,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्नो लाइन कवर मतलब स्नो कवर्ड है, क्योंकि लगभग ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर मतलब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंडिया है। और इसका जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय में लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में तो हिमालय ही फैला है इसमें से। तो आप बोल सकते हो कि लगभग 1/6 जो लैंड सर्फेस है वो हमारे हिमालय के द्वारा ही कवर किए गए हैं। अब इस 1/6 पोर्शन में भी लगभग आप बोल सकते हो कि 1/12 पोर्शन मतलब 1/6 का 1/12, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं मैं इस चीज को। आप सिंपल समझो कि 5 लाख में से 33,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो स्नो कवर्ड है। तो आप बता सकते हो कि स्नो कवरेज जो है वो काफी बड़े लेवल पर है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ग्लेशियर्स की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं काराकोरम रेंज में कौन से हैं, पीर पंजाल, कुमाऊं गढ़वाल और सेंट्रल नेपाल। तो इनमें कुछ रेंजेस हैं, केवल हम इनके नाम पढ़ लें तो बहुत होगा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। देखो काराकोरम रेंज जो है ना वहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा टेम्परेट रीजन में बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आप देखो कि जितने भी ऊपर हैं जाइगेंटिक ग्लेशियर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर वन ऑफ देम सबसे बड़ा सबसे हाइट पर पहुंचने वाला ग्लेशियर जो कि अपने आप में बैटलफील्ड बन चुका था। इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि नुब्रा वैली में सियाचिन ग्लेशियर है। इसके अलावा एक फेचेंको ग्लेशियर है पामीर के पास में, वो और भी सेकंड लार्जेस्ट है लेकिन वो और देखो उधर चला गया मतलब और नॉर्थ साइड चला गया, तो ये इंडिया में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट जो है वो हुंजा रिवर के पास में है, हुंजा रिवर भी हम पढ़ेंगे। हिस्पार ग्लेशियर जो है इसका नाम है। तो इस तरीके से ये काराकोरम रेंज से कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। इनके अलावा पीर पंजाल रेंज की हम बात करें तो यहाँ पर एक सोना पानी ग्लेशियर है, ये हमारा लाहौल और स्पीति रीजन में मिलता है, तो वहां पर आप देख सकते हो पीर पंजाल रेंज में। इसके बाद आप कुमाऊं गढ़वाल रीजन में आते हो तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, होली गंगा जहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर क्या होता है ना, ग्लेशियर आप देखोगे कि ये पेरेनियल रिवर्स के सोर्सेज होते हैं, यही पिघलते हैं तो नदियां बनती हैं और ये कंटीन्यूअस बनते जाते हैं और पिघलते जाते हैं। तो पेरेनियल रिवर्स के सबसे अच्छे सोर्सेज यही ग्लेशियर्स ही होते हैं। गढ़वाल रीजन में आप आओगे तो जितने भी घूमने वाली जगह हैं, देखो गढ़वाल रीजन जो है ना पूरे आप उत्तराखंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये वाला जो लाइट येलो पोर्शन में है ये गढ़वाल रीजन है और ये जो डार्क येलो है ये कुमाऊं रीजन है इसका। तो गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन में अगर आप बात करोगे तो इसमें पूरा घूमने का ही जगह है, जैसे कि नैनीताल, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, सब कुछ, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गंगा, अल्मोड़ा, नैनीताल, आप देखोगे ना पिथौरागढ़, मतलब सब कुछ घूमने वाला ही है। तो ये सब कुछ कहां पर है, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में और इसके बाद कुमाऊं रेंज में। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। नेपाल वाले बात करें तो एक कंचनजंगा ग्लेशियर है, एक जेमू ग्लेशियर है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कि हिमालय का सिग्निफिकेंस क्या है। हिमालय आखिरकार जो हमारे नदर्न बॉर्डर को बनाता है उसका सिग्निफिकेंस हम किन रीजन में देख सकते हैं। तो ये कुछ वेरियस इसके एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडियन क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए हिमालय अपना बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। देखो 3-4 पॉइंट्स इसमें केवल याद करने के। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हिमालय माउंटेन्स ना होते तो जो मानसून हमारे यहाँ आते हैं बे ऑफ बंगाल से, अरबियन सी से पानी उठाते हैं और जो ईस्टर्न सेक्शन मतलब कि जो जयंतिया खासी वाला था यहाँ पर पूरा बारिश करते हैं और फिर इधर साइड में भी, और ये धक्का भी देता है ना यहाँ पर देखो इस रीजन में, तो इस रीजन से हवाएं टकरा के हमारे वेस्टर्न सेक्शन में भी आती हैं। तो ये एक प्रोमिनेंट रीजन है जिसके बेसिस पर बारिशें हमारे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, थोड़े से रीजन यहाँ पर बच जाता है, ये राजस्थान वाला थार डिजर्ट वाला रीजन, बाकी जगहों पर आप बारिश देख सकते हो। तो अगर इंडियन क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए मानसून यहाँ पर आ रहा है तो इसके पीछे का रीजन हिमालय माउंटेन ही है। अगर हिमालय माउंटेन ना रहे तो ये पूरे पूरे और दूर चले जाए, जो एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है तिब्बत वाले रीजन में वो भी ना बने अगर हिमालय माउंटेन्स ना रहे तो मानसून अगर आई ही ना तो मानसून आएगा ही नहीं तो बारिश होगी ही नहीं हमारी जमीन पर, और जब बारिश नहीं होगी तो हमारा पूरा जो भारतवर्ष है वो एक डिजर्ट एरिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है वो इस बात से है कि जो ऊपर रशिया के साइड से साइबेरियन चिलिंग विंड्स आते हैं ना, साइबेरियन कोल्ड विंड्स जिनका टेंपरेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस, इन सब टेंपरेचर्स को ये ब्लॉक करने का काम करता है। आप देखोगे कि ये चिलिंग विंटर सीजन में बहुत ज्यादा होते हैं और ये चिलिंग विंड्स जो है वो हमारे इंडिया में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन जो कि हिमालय है इसीलिए इतना ठंड हमारे यहाँ नहीं पड़ता है। तो दूसरा ये, तीसरा ये कि आप देखो कि ये जेट स्ट्रीम जो है हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमने पढ़ा था, तो उसको भी ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके ही डायरेक्शन को टिल्ट करने से इनडायरेक्टली मानसून रेंज में भी हम फायदा कमाते हैं, मतलब कि मानसून रेंज और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो मोर और लेस यही 2-3 चीजें हैं जिसको आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो, बता सकते हो कि ये पूरा पूरा हिमालय रीजन का इंपैक्ट होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन का सपोर्ट होगा हमारे कंट्री के लिए। दूसरा जो है वो डिफेंस का। देखो डिफेंस जो है जब 1962 की वॉर हुई और जो अक्साई चीन वाला एरिया है ये चाइना के हाथ लग गया है, उसके बाद से डिफेंस वाला जो एक रीजन है वो काफी कम है। एक देखो अक्साई चीन है जो कि हाइट पर है, आप वहां पर बोल सकते हो, और इसके बाद आप यहाँ वाला जो पाकिस्तान से भी लड़ाई के बाद गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन चला गया है। तो हालांकि डिफेंस बैरियर का काम करता तो है, लेकिन इन सब वॉर्स की वजह से क्योंकि ये रीजन हमारे यहाँ से चले गए हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डिफेंस में उतना काउंट नहीं कर सकते। सोर्सेस ऑफ रिवर्स मैंने आपको बताया कि 500 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो नदर्न रीजन में रहती है, गंगा यमुना दोआब रीजन में रहती है। इसके लिए रिवर्स का होना बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन देता है। अब ये रिवर्स का ये जो सोर्स है, ये रिवर्स के सोर्सेस हिमालय माउंटेन से आते हैं जहां से हमें सालों भर बहने वाले पेरिनियल रिवर सिस्टम देखने को मिलते हैं। इसके बाद यही रिवर सिस्टम अपने साथ फर्टाइल सॉइल भी लेके आती है। तो हिमालय जो है वो अपने साथ सिल्ट, एल्यूवियम ये सारी चीजें लेके आती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इंडस प्लेन है, ये सारी फर्टाइल सॉइल भी बनाती है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें
तो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काफी हद तक हेल्पफुल है। इवन देखो, लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम है कि इसका जो कॉस्ट है, एक तो डिफिकल्ट टेरेन में इसको बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये जो बन भी जाए तो इसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए हम और ज्यादा इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि हम और ज्यादा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, अगर हम लोग बात करें कि पोटेंशियल की, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है क्या, और तो पोटेंशियल तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स लग सकते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर नहीं बनाते क्योंकि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट इसका काफी ज्यादा हो जाएगा। फॉरेस्ट वेल्थ के नाम पर हमने देखा है कि बहुत सारे अच्छे एवरग्रीन फॉरेस्ट एरियाज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो जिसकी पत्तियां सालों साल हरी हो। इसके अलावा आप देखोगे कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब कि जो एक पीक लाइक लीव्स नहीं होती है, जैसे कि वृक्ष हो गया, या फिर एक आता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, फॉर मतलब कि क्या होता है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो रिच कॉनिफेरस, ये नॉर्मली इसी जगह पर मिलती है हिमालय वाले रीजन में। लेकिन जब आप नीचे आओगे थोड़े इसके नीचे पर तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और नीचे आओगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो क्या होता है ना कि फॉरेस्ट में चेंजेस है, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और ऊपर जाओगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट, और ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका फ्रिजिड जोन में आपका अल्पाइन फॉरेस्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं। यही वेरिएशन आपको एक और जगह मिल सकता है कि आप या तो लैटिट्यूड में ऊपर जाओ, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाओ, या फिर आप हाइट बढ़ा दो। जब हाइट बढ़ाओगे लाइक हिमालय, तो आपको सबसे नीचे क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर आप और ऊपर गए तो और ऊपर क्या मिला, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल नहीं है, टेम्परेट भी हो सकता है। फिर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अल्पाइन फॉरेस्ट। आप हिमालय में और ऊपर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं यहाँ पर पेड़ पौधे उगाने के लिए, ठीक है। हालांकि फॉरेस्ट वेल्थ में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा फ्यूल वुड के तरीके से और इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले टिम्बर वुड को भी काफी हद तक प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर। इवन देखोगे कि फॉरेस्ट वेल्थ में कुछ ऐसी जमीनें होती हैं जहाँ पर पास्चर्स, या फिर जिसको हम लोग ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं, जो भी जानवर होते हैं, मिल्च एनिमल्स होते हैं, शीप्स हैं, इन सब रीजन्स में वो लोग आके यहाँ पर चरते हैं इन सभी चीजों को। तो ग्रेजिंग लैंड का भी काम करता है हमारा हिमालय माउंटेन। इसके अलावा एग्रीकल्चर में काफी हद तक हेल्पफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि आप देखो कि अपने साइड में जो इसका स्लोप है वो स्टीप स्लोप है, काफी तेज साइड है। तो हम क्या करते हैं, इसको टेरेस बनाते हैं पहले, फिर टेरेस में हम फार्मिंग करते हैं, मतलब इतना एरिया काट के पहले हम टेरेस बनाते हैं। इस टेरेस फार्मिंग में हम थोड़ा हम काम कर सकते हैं। तो इस टेरेस फार्मिंग की वजह से थोड़ी कल्टीवेशन यहाँ पर और यहाँ पर भी हो सकती है। अब इसमें हम लोग क्या उगाते हैं, गेहूं है, मक्का है, चावल है, आलू है, ये सारी चीजें। और जो सबसे प्रोमिनेंट है दार्जिलिंग वाला एरिया या फिर वाला एरिया जो कि टी के लिए फेमस है। तो असम में टी, जो कि शिवालिक हिल स्लोप्स पर हम बनाते हैं। अब देखो शिवालिक हिल स्लोप यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो फिर कंफ्यूजन होगा कि ये असम में पहुंच गए हैं क्या। तो देखो इस तरीके से कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हमेशा बने रहेंगे। आप टी कल्टीवेशन को इवन लेसर हिमालय पर भी देख सकते हो, केवल शिवालिक हिल स्लोप पर ही नहीं। इसके अलावा एप्पल्स, फ्रूट्स वगैरह काफी हद तक आते हैं, और आपने पढ़ा होगा कि एप्पल्स जो कश्मीरी सेब होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। इसके अलावा आपने बादाम, इवन काजू, और इसके अलावा अखरोट, इन सब चीजों की बहुत सारी बढ़िया यूज होते हैं, ठीक है। और ग्रेप्स का यूज होता है, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ये सारी चीजें काफी फेमस हैं। जैसे कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में ऑरेंजेस बहुत फेमस है, तो वहाँ के ऑरेंजेस काफी डिफरेंट होते हैं। नागपुर ऑरेंज बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ का ऑरेंज बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इवन हमने केसर, जाफरान, इन सब की बात की है। तो अच्छा खासा वहाँ पर एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इन सब चीजों से, हिमालय से। इवन टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म का एक बड़ा तबका हिमालय माउंटेन्स के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। बहुत बड़े तादाद में लोग जाते हैं हिमालय माउंटेन्स में स्नोफॉल की वजह से। इवन बहुत सारे जो हमारे हिली रीजन्स हैं वो काफी अच्छे डेस्टिनेशंस बनते हैं, लाइक शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सारी जगह हैं। तो आप इन सब जगहों पर जाते हो, धर्मशाला है और भी बड़ी बड़ी जगह है, पूरा घूमने वाला इलाका ही है, वो तो आपको भी पता होगा। कल्चरल टूरिज्म में भी उसको हम देख सकते हैं कि हिंदू और बुद्धिस्ट श्राइन्स दोनों ही मिलते हैं। लद्दाख में आप जाओगे तो आपको बुद्धिस्ट श्राइन्स बहुत सारे मिल जाएंगे। हिंदू के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, केदारनाथ, अमरनाथ सब वही है, बद्रीनाथ। तो इसीलिए सारे कल्चरल टूरिज्म के पर्पस से भी हिमालय माउंटेन काफी फेमस है। मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर देखो काफी हद तक बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, और ये एकमात्र ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया के अंदर एंथ्रेसाइट टाइप के कोल मिल सकते हैं, ठीक। एंथ्रेसाइट टाइप के कोल मिलते होंगे, लेकिन हम इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं आई है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा एक नेचुरल कल्चर रहा है और इन्वायरमेंट के लिए इतना प्रोमिनेंट रीजन बनता है, तो हिमालय को इस तरीके से हम लोग एकदम से मतलब डिग्रेड भी नहीं कर सकते। तो इन सब पर्पस से हिमालय माउंटेन में ये सारे मटेरियल्स प्रेजेंट तो हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें भी हैं, महंगे मेटल्स, सेमी प्रेशियस ऑर्नामेंट, प्रेशियस स्टोन्स, ये सब चीजें हैं वहां पर। लेकिन फिर भी हम उनको नहीं यूटिलाइज करते क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम इन्वायरमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। एक तो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर हमने ऑलरेडी देखा कि काफी पंगा ऑलरेडी उसमें कर रखा है, ये सारी चीजें मिनरल एक्सट्रैक्शन भी करने लगे तो फिर हिमालय रेंजेस में, हिमालय माउंटेन में काफी डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एक यहाँ पर देखो आता है छोटा सा सेक्शन है फॉर्मेशन ऑफ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन का। तो इसको आप देख सकते हो कि इंडो गंगेटिक प्लेन जो है वो हिमालयाज के फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। इसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र ट्रफ बना कैसे, डिपोजिशनल एक्टिविटीज कैसे आती हैं, जो भी सॉइल सिस्टम है वहां का क्या है, एलुवियल सॉइल है या फिर जो एक रेंज है फीचर्स के अंदर में कि कौन सा खदार, बंगार, ये सारे रेंजेस, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है और रीजनल डिवीजन क्या है, बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो हमने आपको याद होगा कि हमने बताया जहां पे आज हिमालय माउंटेन है वहां पर था पहले टेथिस सी। तो आप समझो टेथिस सी में हमेशा सी के या फिर जानवरों के अवशेष रहते होंगे, मतलब जो भी मेराइन एनिमल्स हैं उनके अवशेष रहते होंगे। तो जब भी यहाँ पर आप देखो कि जब हमारा इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट मतलब कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले आया, तो यहाँ का जो टेथिस जियोसिंक्लाइन था, मतलब ये जो ह्यूज डिप्रेशन टेथिस सी में क्रिएट किया गया था, पहले वो भरना स्टार्ट हुआ होगा, बात तो यही होगी ना। फिर इसके बाद हिमालय माउंटेन्स आपस में फोल्ड होते होते अपलिफ्ट होते हुए आया होगा, लेकिन उसके पहले एक ट्रफ क्रिएट होगा, ठीक है, जहां पर टेथिस सी पहले रहा होगा। तो इस टेथिस सी में क्या हुआ, धीरे धीरे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। ये टेथिस सी जो है आप समझो कि आज का जो भी ट्रफ हम देखते हैं, इवन नॉर्मली इस रीजन की बात करूं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये वाला रीजन है, तो यहाँ पर भी आपको टेथिस सी का कुछ ना कुछ सीजन्स या फिर कुछ ना कुछ रीजन्स मिलेगा, जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर पहले सी एविडेंसेस जो मिलते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेराइन एविडेंसेस मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वाले थोड़े से एविडेंसेस मिलते हैं। तो आप असम में देखो डिगबोई है ना, वहां पर आप देखोगे कि फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। वो सब क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर पहले टेथिस सी हुआ होगा। तो इसी के बेसिस पर हम लोग अपने इस गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र वैली को भी देख रहे हैं जरा सा। यहाँ पर भी यही हुआ कि सेडिमेंट्स जो है ना पहले वहां पर इकट्ठा होने स्टार्ट हुए, फिर आप देखोगे कि हेडवर्ड और वर्टिकल कटिंग स्टार्ट हुई, तो वो वहां से रिवर्स वगैरह सारी बह गई होंगी, मतलब टेथिस सी जो है वो धीरे से फिर खाली हुआ होगा। तो फिर वहां पर स्टार्ट हुआ होगा हेडवर्ड इरोजन, वर्टिकल इरोजन, ये सब इरोजन्स के टाइप्स हैं, ठीक है। हेडवर्ड इरोजन, वर्टिकल इरोजन, ये सब क्या होते हैं। हेडवर्ड इरोजन जैसे देखो आप इस चीज से समझ सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जहां जहां पे एच लिखा हुआ है, जहां पर अपना माउथ एक्सपैंड कर देता है ये रिवर, मतलब जहां पर भी इसका सोर्स है, मान लो ये इसका सोर्स है, ठीक है।
तो एक मिनट, इस सोर्स के बेसिस पर आप देखोगे कि ये फर्दर पीछे की तरफ एक्सटेंड होने लगा है। क्यों? क्योंकि पानी बहते गया, इरोड करते गया, इसको बोलते हैं हेडवर्ड इरोजन। तो इन सब इरोजन्स के बेसिस पर कुछ प्लेन बने, फिर यहाँ पर वापस से पानी इकट्ठा हुआ है, ये फिर से यहाँ पर जितने भी कॉन्ग्लोमरेशंस थे, कॉन्ग्लोमरेट्स किसको बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट्स उनको बोलते हैं जिसमें आप सैंड या फिर इसके अलावा जो भी सॉइल्स होते हैं वो सब इकट्ठा करके, पेबल्स सब इकट्ठा करके बताओगे तो वो कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं उसको। तो इस कॉन्ग्लोमरेशन के बेसिस पर ये सारे इरोजन के चलते चीजें इकट्ठा होनी स्टार्ट हुई, और इकट्ठा होते होते आप देखोगे कि एक ऐसा ही ट्रफ बना। ठीक है, क्या हुआ कि जब हिमालय माउंटेन्स के फॉर्मेशन हुए तो वहां पर ग्लेशियर्स वगैरह बने, ग्लेशियर्स फिर वापस से बहना स्टार्ट होते हैं, बहना स्टार्ट होते हैं तो कहीं पर इकट्ठा होते हैं, फिर एक डिप्रेशन पहले से देखो क्रिएट तो हो गई, क्योंकि हिमालय माउंटेन या फिर हम यूं बोले कि इंडो प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो एक ट्रफ तो ये क्रिएट करेगा ना, जब इसके नीचे सबडक्ट होता हुआ हल्का सा टक्कर मारा इसमें, और फिर यहाँ पर एक ट्रफ क्रिएट हुआ है, उसी ट्रफ में आप सोचो कि ये सब फ्लो करना स्टार्ट किया। अब शुरुआती दिनों में क्या हुआ कि जब इंडस, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा ये सारी रिवर से बहना स्टार्ट होती हैं तो जिस फॉर्म में हम आज देख रहे हैं वैसा थोड़ी ना होगा, उन्होंने बहुत रैपिडली अपने कोर्सेज को चेंज किया है, बहुत तेजी से चेंज किया है। तो इन सभी चीजों से सेडिमेंट्स का जो एक्यूमुलेशन था वो ऑल ओवर स्प्रेड हुआ, टेथिस सी के अवशेष जो थे वो भी बने, जिससे कि जो भी हमारा फर्टिलिटी है सॉइल का, एलुवियल सॉइल जो कि यहाँ पर मिलता है वो काफी अच्छा हुआ। तो इन सब के बेसिस पर आप ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब डिप्रेशन जो है कंप्लीटली बाद में फिल होता है ऐसे ही कॉन्ग्लोमरेट्स के बेसिस पर, और यहाँ पर बनता है हमारा मोनोटोनस एग्रीडेशनल प्लेन। मोनोटोनस का क्या मतलब होता है? एक फीचरलेस टोपोग्राफी, कुछ भी यूं ही बन गया। और एग्रीडेशनल प्लेन का मतलब होता है जो कि डिपोजिशनल एक्टिविटीज से बनते हैं, ऐसे प्लेन को हम लोग एग्रीडेशनल प्लेन बोलते हैं। तो एग्रीडेशनल मोनोटोनस फीचर के साथ हमारा इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र वाला वैली बन गया। अब यहाँ पर जो इंडो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, सॉरी वैली बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये प्लेन होगा एक्चुअली, इंडो गंगेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात हो रही है। तो इसी मोनोटोनस एग्रीडेशन से ये बनता है। ठीक है, लेकिन अब आप समझो कि इसका जो बेसिक रीजन है ना वो आता है टेथिस सी वाले रीजन से, हिमालय माउंटेन के कोलिजन से। ये जो आज के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इंडस, इन सबका जो है ना बहुत छोटे एक्सटेंट में कंट्रीब्यूशन है इन प्लेन को बनाने के लिए। ये केवल इस तरीके से बने हैं कि हाँ सेडिमेंट्स इन्होंने लाके डिपॉजिट कर दिए हैं और उसके बाद ये लोग अपना कोर्स चेंज कर देते हैं। तो समझो बस उतना ही छोटा सा एक फॉर्म है जो कि आप बोल सकते हो कि इन रिवर्स ने अपने हिसाब से दिया है, नहीं तो बाकी जो भी है कर्व प्लेन है या फिर जो भी हम बोलते हैं ना इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये प्लेन हमारे बहुत पुराने बने हुए ही है। ठीक है, क्योंकि अब ये और ज्यादा फर्टाइल बेसिस पर भी हो चुके हैं, क्योंकि अब ये डिपोजिशंस हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये जो देख रहे हो ना जियो सिंक्लाइन जो यहाँ पर बना, जियो सिंक्लाइन मतलब जो ये ट्रफ बन रहा है, यही यहाँ पर हार्डन क्रिस्टलाइन फॉर्म में धीरे धीरे डेवलप होते गए और फिर ये हमें इंडो गंगेटिक प्लेन के रूप में देखने को मिलने लगा है। ठीक है, ये एलुवियल ट्रैक्ट हमारा रहेगा। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो कि इस पूरे प्लेन का जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज हमारा इसका नॉर्दर्न बाउंड्री बनाएगा, और जो नीचे है हमारा, नीचे मतलब जो हमारा एक उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा ये जो प्लेट्यू रीजन है ये बनाता है। अपने वेस्ट साइड में ये सुलेमान किरथार रेंजेस से मिलता है और अपने ईस्टर्न साइड में पूर्वांचल हिमालय से दिखता है। तो ये जो चार चीजें बनती हैं आप देखोगे कि इन चार के बीच में हमारा इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन है। अब जैसे कि साफ साफ दिख रहा है कि जो प्लेन है वो हमारे वेस्टर्न सेक्शन में थोड़ा विड्थ इसकी ज्यादा है और ईस्टर्न सेक्शन में इसका विड्थ कम है। ठीक है, तो लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 500 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। ठीक है, जो कि वैरी करता है यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो ये तो फीचर्स की बात हुई। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की हम बात करते हैं, जिसमें से भाबर, तेराई, बंगार, खदार और एक रेह या कोलर, जो कि हरियाणा का एक स्पेसिफिक फीचर है, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो इस पिक्चर से आप अपने दिमाग में इस इमेज को बनाओ कि एक तो है यहाँ पर हिमालय ये वाला जो कि काफी हाइट में है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आप इसको समझ सकते हो कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, ये हमारा लेसर हिमालय है, ये हमारा शिवालिक है। अब शिवालिक के बाद जो है ये एक कंकड़ पत्थर वाला रीजन, ये पूरा ऊपर से चट्टानें टूट टूट के नीचे आती हैं और यहाँ इकट्ठा होती हैं, जिसको हम लोग भाबर रीजन बोलते हैं। यहाँ पर पानी जो है अचानक से गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोरोसिटी है, पोरस नेचर है इसका, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। बड़े बड़े पेबल्स के पत्थर हैं जिसके अंदर अंदर पानी बह जाती है और उनको पता नहीं चलता है। तो हम यूं बोलते हैं कि जो भी रिवर्स है, जैसे कि इंडस है, गंगा है, इंडस नहीं आप गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर इसके अलावा आप यमुना की बात कर सकते हो, ये सारे रिवर्स भाबर में आके खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर एक तराई रीजन आता है। तराई रीजन अपने आप में स्वैम्पी रीजन है, जहां से ये खोए हुए पानी का सोर्स जो है ये इमर्ज होकर बाहर आता है। तो ये एक बहुत ही फर्टाइल लैंड बनाता है तराई रीजन। राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जो इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर लगता है ये पूरा समझ लो तराई रीजन, ये पूरा ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच में जितना भी नेपाल का बॉर्डर इंडिया से लगता है ये पूरा पूरा तराई रीजन का ही है। इसके बाद में जहां पर एलुवियल सॉइल्स डिपॉजिट होते हैं, जहां पर सैंड वगैरह डिपॉजिट होते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक भंगार है और एक खदार है। तो भंगार को हम लोग ओल्ड एलुवियल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो खदार है इसको हम लोग न्यू एलुवियल बोलते हैं। तो न्यू एलुवियल वो जहां पर अभी हाल फिलहाल में नदियां बहती हैं, रिवर वैली के बिल्कुल पास वाला रीजन जो कि हाईली फर्टाइल है। और जो भंगार है, भंगार को हम लोग बोलते हैं ये ओल्ड एलुवियल सॉइल वाला है, जहां की फर्टिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो चुकी है। पहले किसी जमाने में नदियां यहां से बहा करती होंगी, लेकिन अब ये कंकड़ वहां पर मिलते हैं, मतलब वहां पर एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कंकड़ बोलते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस यही है पूरा। भाबर जो है इसका विड्थ जैसा कि मैंने बताया कि कंकड़ पत्थरों से मिलकर बनाए 8 से 16 किलोमीटर तक की वेरिएशन में हमको दिखता है शिवालिक के फुटहिल्स में। और यहीं पर हमको एलुवियल फैंस भी देखने को मिलते हैं। एलुवियल फैंस के नीचे हमको ऐसे पत्थर वगैरह दिखेंगे। एलुवियल फैंस क्या होते हैं हमने पढ़ा था कि ऐसे जो भी डेंड्राइटिक लाइक स्ट्रक्चर माउंटेन रेंजेस में बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल फैंस। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये पोरस नेचर का है, बिल्कुल सही है। और नदन मोस्ट स्ट्रेच जो है इसका ऐसे देखने को मिलता है, मतलब कि आप देखोगे कि नॉर्मली शिवालिक रेंज के इस रीजन में मतलब ये 8 से 16 किलोमीटर तक के वेरिएशन में होगा और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे भी मिलता है कि पोरोसिटी काफी ज्यादा होती है, यहाँ पर स्ट्रीम्स डिसअपीयर हो जाती हैं। फिर रिवर कोर्सेज जो है वो रेनी सीजन में कभी कभी कोर्सेज दिखने लगती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रीम्स गायब हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपैरेटिवली ये ईस्ट साइड में नैरो होता है, जैसे कि मैंने आपको यूजुअली बताया कि ईस्ट साइड में नैरो होगा, वेस्ट साइड में काफी बड़ा होगा। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो केवल बड़े पेड़ ही दिखते हैं, क्योंकि बड़े पेड़ ही और जिसकी जड़ें काफी अंदर तक जाएं, तभी तो इन पत्थरों चट्टानों के बीच से, पेबल्स के बीच से वो पानी को एक्सट्रैक्ट करके वहां पर फॉर्मली टिके रहेंगे। नहीं तो अगर छोटे मोटे पेड़ होंगे तो वो तो टिक नहीं पाएंगे और पत्थरों में कहाँ ही घास वगैरह जमते हैं। तो इसलिए वहां पर केवल भाबर रीजन में आपको केवल केवल मोटे तगड़े वाले पेड़ दिखेंगे। फिर आता है हमारा तराई रीजन, जैसे मैंने बताया कि स्वैम्पी रीजन है ये, जहां पर बहुत ही ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, और
जहां से पानी वापस निकलता है, इसका जो विड्थ है वो लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है। और जितने भी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आप देखोगे कि मोर और लेस तराई रीजन में ही मिलते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट है या फिर काजीरंगा है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट काजीरंगा असम में, ये सारी जगह पे आप तराई रीजन में ही देखते हो इनको, क्योंकि इनके लिए लिविंग सोर्स काफी अच्छा होता है, पानी की फैसिलिटी मिलती है, रहने के लिए बढ़िया लैंड घास फूस मिलते हैं, खाने पीने का मतलब सब चीज यहाँ पर रहता है, फॉरेस्ट एरिया है। इसके अलावा यहाँ पर खेती भी होती है जिसमें चावल गेहूं या फिर गन्ने सुगर केन ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। फिर आता है हमारा बंगाल, जो कि हमारा ओल्डर एलुवियम के नाम से मैंने बताया आपको, कंकड़ इसका एक प्रॉपर्टी है। यहीं पर देखो एक टर्म है ना जिसको हम लोग बोलते हैं बरिंड प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं भर, BHUR भर या भूर फॉर्मेशन। ये जो है ना ये बेसिकली क्या होता है, जब हमारा रिवर का माउथ होता है, डेल्टा जब बनाता है, तो ये ऐसे ही डेल्टाइक रीजन्स पर बनते हैं, मतलब कि बंगाल वगैरह में ये सारी चीजें बनती हैं, मतलब कि वहां के प्लेन्स को इन कुछ अजीबोगरीब नाम से, जैसे कि गंगा है, और गंगा जब जहां पर डेल्टा बनाती है उसके पहले जो भी प्लेन बनाती है उस प्लेन को ये लोग बरिंड प्लेन या भूर फॉर्मेशन ये सारी चीजें वहां पर बोलते हैं। एक और बता है यहाँ पर जो भूर है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे पीस ऑफ लैंड को डिनोट करता है जो कि अपर गंगा या फिर गंगा यमुना दोआब के रीजन में हमको देखने को मिलता है, बंगाल के साइड में आप बात कर सकते हो, ठीक है। और ये बेसिकली यही है कि जो भी हवाओं से सैंड्स वगैरह जम जाती हैं या फिर इकट्ठा जगह हो जाती हैं और ड्राई मंथ्स में ही दिखते हैं ये सब भूर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बंगाल में चूंकि फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, तो फॉसिल्स एलिफेंट्स, हिप्पोपोटामस, राइनोसेरोस, इन सबके आपको फॉसिल्स भी देखने को मिल सकते हैं भंगार वाले रीजन में। फिर आखिरी में आता है हमारा खदर। खदर जो है वो बिल्कुल न्यूली एलुवियम सॉइल्स के बेसिस पर हम पढ़ सकते हैं कि जहां पर अभी हाल फिलहाल में रिवर फ्लो हो रहा है और फ्लड रीजन में काउंट होता है, मतलब अगर बाढ़ आती है ना तो जो फ्लड से रिवर कवर हो जाए उस पूरे रीजन को हम लोग खदर के अंदर में काउंट करते हैं। हाईली फर्टाइल होता है, काफी बढ़िया खेती वगैरह होती है, सॉइल का जो भी है बहुत ही बढ़िया होता है। अब आपके लिए हमने यहाँ पर भंगार और खदार का एक मोटा मोटा डिफरेंशिएशन भी दे दिया है, आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हो इन डिफरेंसेस को। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो। फिर जो लास्ट है वो है रेह या कुल्लर। ये हरियाणा का एक स्पेसिफिक फीचर है जो कि सेलाइन इफ्लोरेसेंस से आता है, ठीक है। जो भी हरियाणा का सूखा रीजन है वहां पर क्या होता है कि इवापोरेशन के ज्यादा होने से क्या होगा कि वो सेलाइन इफ्लोरेसेंस आता है, मतलब कि जो भी कैपिलरी इफेक्ट नहीं होता है कि नीचे जो भी सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट है वो छोटे छोटे पोर्स से वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं। तो क्या होता है कि इन्हीं रीजन से सॉल्ट का स्ट्रक्चर वहां पर काफी बढ़ जाता है, जो भी सॉइल वगैरह रहते हैं वहां पर उनकी फर्टिलिटी काफी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि सॉल्टी नेचर हो जाते हैं। ऐसे ट्रैक्ट ऑफ लैंड को हम लोग रेह बोलते हैं या फिर कुल्लर बोलते हैं, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। चलो इतनी ही डिस्कशन थी आज की क्लास में। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यूपीएससी 1995 में क्वेश्चन आया था कि द अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज फाउंड ओनली अप टू 3000 मीटर, कि जो अल्पाइन वेजिटेशन वेस्टर्न हिमालयाज का है वो 3000 मीटर तक पाया जाता है, लेकिन ईस्टर्न हिमालयाज में 4000 मीटर के ऊपर, या फिर वेजिटेशन कह लो इसको, या फिर इसको स्नो कवर कह लो, या फिर इसको स्नो लाइन बोल दो, सब चीज यही काउंट होता है। ये बोलता है कि इसका रीजन क्या है, तो हमने क्या रीजन पढ़ा था, स्लाइड को पॉज करो जरा सा और पढ़ने की कोशिश करो, ऑप्शन टिक करो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि ईस्टर्न हिमालयाज ऊंचे हैं इसलिए, तो ये तो कोई रीजन नहीं है ना। दूसरा है कि ईस्टर्न हिमालयाज इक्वेटर और वेस्टर्न हिमालयाज ये इक्वेटर के पास है और ये है, तो लैटिट्यूड का डिफरेंस उतना वेजिटेशन से रिलेशन में नहीं आता है। तीसरी बात, बारिश तो कोई प्रोमिनेंट रीजन है जिससे फॉरेस्ट एरियाज वगैरह बनते हैं, तो इससे सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होने की संभावना है। चौथा भी देख सकते हैं कि ईस्टर्न हिमालयाज रॉक्स आर मोर फर्टाइल, तो रॉक्स की फर्टिलिटी की वजह पर भी ऐसा कुछ नहीं होता, सॉइल सिस्टम सबका लगभग वही है, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन 1995 का फिर से है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड, बहुत ही आसान सा है कि ये गोंडवाना कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता था पहले ही, तो हमने अपने शुरुआती लेक्चर में भी देखा था। ये डायग्राम की बात करता है कि यूपीएससी देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 2 3 4 है, आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा है कि कलज और यहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज, तो कलज और ग्रेटर हिमालयाज कभी नहीं, ग्रेटर हिमालयाज के बीच में कहीं पर होगा, तो ये चौथा यहाँ पर चूंकि ग्रेटर हिमालयाज में पीर पंजाल दिया हुआ है तो हम बी ऑप्शन करेक्ट मार देंगे, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर और फिर पीर पंजाल। फिर 2003 में क्वेश्चन आया था नंदा देवी पीक जो है वो किसका पार्ट है, तो नंदा देवी पीक अभी हमने पढ़ा था, आपको याद है, आपने पढ़ा होगा कुमाऊं हिमालयाज का एक पार्ट है नंदा देवी। अब मैप में वापस से रेफर करके देखना तो आपको मिलेगा कि नंदा देवी पीक किसका पार्ट है, कुमाऊं हिमालयाज का। तो इन सब बेसिस पर ही चीजों को आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है।